एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, सुश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आदाब। मैं समरीन नाज, मैं डॉक्टर दानिश हुसैन खान, और हम हाजिर हैं लेकर अपना ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है मंजर पस मंजर। अपने इस प्रोग्राम के हवाले से हम दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली उन तमाम सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाते हैं जिन सरगर्मियों की बाबत आप जानना चाहते हैं या जिन लम्हात को आप दोबारा से जीना चाहते हैं। डीडी उर्दू की हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो अपने नाजरीन के जहन की तस्कीन का सामान मुहैया कराए, लेकिन आज की इस कड़ी में दिल ज़रा रंजीदा है। हम सब के बहुत चहेते अटल बिहारी वाजपेयी तारिफानी से कूच कर गए, लेकिन उनके जाने से दिल इतना रंजीदा है कि अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं कि क्या बयान करूं और क्या नया ना बयान करूं। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे गैर कांग्रेसी लीडर थे जिन्होंने अपनी मियाद मुकम्मल की थी। बतौर वज़ीर आज़म उनके जो काम हैं, उनके जो कारनामे हैं, उनसे देश पूरी तरह से वाकिफ़ है। उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी जिसमें हमाजहत पहलू नज़र आते थे। शायद इन्हीं जैसी शख्सियत के बारे में अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पेरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। नाजरीन, अटल बिहारी वाजपेयी तवील अरसे से बीमार चल रहे थे। इसी के सबब उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ज़िंदगी और मौत की जंग में ज़िंदगी मात खा गई और वो हमें अलविदा कह गए। बीजेपी के रहनुमाओं से जब हमने इस बाबत बात की तो उन्होंने अपने अपने गमों का इजहार किया। आज़ादी के बाद उन्होंने पूरे देश की राजनीति को, दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया है, और मैं मानता हूँ कि आज अटल जी को हम भुला नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता जिसका कोई विरोधी नहीं, वो विरोधी पार्टी भी उनको अपना प्रतिद्वंदी मानती थी, विरोधी नहीं मानती थी। वो किसी को दुश्मन नहीं मानते थे, हर किसी को दोस्त मानते थे। राजनीति में सबको साथ लेकर चलना, सब को एक माला में पिरोने का काम वो करते थे। उन पर सब लोग यकीन करते थे, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद करने वाले। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे नेता कभी कभी इस देश को नसीब हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो रास्ता है उसी रास्ते पर देश चलता रहेगा। जो उनके नीचे काम करते थे, उनके सहयोगी थे, उनको सिखाते थे, उनको बढ़ाते थे, उनको परिपक्व बनाते थे, उनको शिक्षा भी देते थे, सहारा भी देते थे और मान्यता भी देते थे। ये कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान में वो बस लेकर जाना, उसमें बैठकर जाना और खुले रूप से टोपी लगाकर और इफ्तार के दावतों में जाना, और कोई संकोच नहीं था, और उतने ही मन से जाते थे। मैं तो अंदर रहता था, मैं साथ रहा हूँ उन क्षणों में उनके, कभी उन्हें कोई संकोच नहीं था। और प्रायः कहा करते थे कि मनुष्य तो मनुष्य है, और लोकतंत्र में बिना किसी जाति के, बिना किसी वर्ग के, बिना किसी शैक्षिक योग्यता के भेदभाव के प्रत्येक का उतना ही अधिकार है। और इस प्रकार की बातें उनसे सुनकर हमने तो जीवन में बहुत सीखा है। वो हमारे हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे। जंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी ना खेतों में फिर खूनी खाद खिलेगी,
खलियानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। आसमां फिर कभी ना अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगा। हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। ऐसे शेर के खालिक और मोहब्बत के जज्बों से सराबोर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी पूरी जिंदगी मुल्क के नाम वक्फ थी। वो पॉलिटिशियंस के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी। उन्होंने हमेशा, चूँकि उन्होंने गरीबी ज़िंदगी से लेकर और हुकूमत चलाने तक की ज़िंदगी, सारी चीज़ों को उन्होंने बारीकी से देखा है, ग्राउंड लेवल पर हर चीज़ को समझा है। उन्होंने गरीबी को भी समझा है और उन्होंने तमाम लोगों की ज़रूरतों को भी समझा है। वो एक अच्छे शायर भी थे, पोएट थे। उन्होंने लगातार जिस तरह से सबको एकजुट करने का एक प्रयास भी उन्होंने किया है, मुल्क की तरक्की में उनका एक बहुत अहम रोल उनके टाइम में रहा है। वो चाहते थे कि तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते बने। वो चाहते थे कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किसी के अंदर भेदभाव नहीं रहना चाहिए, आपस में सब मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। ये हमेशा से उन्होंने चाहा, इसलिए उनको हमेशा लोग उनको एक ऐसे शख्सियत की वजह से जानते हैं जो एक अच्छे इंसान होने की जो निशानियां उनके अंदर थी, जो बहुत ज़्यादा उनके अंदर, जो कि आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनको याद करते रहेंगे। समरीन, मैं अपने नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी नाम का ये सितारा 25 दिसंबर 1924 को इस दुनिया में तुलू हुआ। उनके वालिद का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी और माँ का नाम कृष्णा देवी था। वालिद प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, जबकि माँ कृष्णा देवी एक घरेलू खातून थीं। लेकिन नाजरीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि घरेलू खातून का काम बहुत बड़ा भी होता है। शायद यही वजह थी कि उनकी माँ ने उनकी परवरिश एक ऐसे अंदाज में की कि जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी के दिलो जहन में हुब्बुल वतनी कूट कूट कर भरी हुई थी, और इसी हुब्बुल वतनी की वजह से उन्होंने इस मुल्क में एक अपना नया नाम रोशन किया, एक नया बाब वाह हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने बजाते खुद ग्वालियर के लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीए की डिग्री इम्तियाजी नंबरों से पास की। इसके बाद उन्होंने कानपुर का रुख किया, जहां के डीएवी कॉलेज में उन्होंने एमए में दाखिला लिया। यहाँ भी उन्होंने पहली पोजीशन से कामयाबी हासिल की। He used to listen to the communists and he used to respect the opinions of the communists. That is what one should know, how to function in a parliamentary democracy, which is a multi-party democracy in India. Atalji respected that parliamentary democracy, multi-party democracy. He used to listen to the opinion of other parties, even they belong to different ideology, different politics. That is one of the best qualities of Atalji. One should remember at this point of time, and that way he leaves an imprint on the Indian politics, which has to be looked at and learnt by everyone. आज जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की क़यादत की जब बात करते हैं, जब उनकी सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं, और जब हम ये देखते हैं कि उन्होंने मुल्क को किस खूबसूरती के साथ चलाया, किस खूबसूरती के साथ, एक हसीन अंदाज के साथ, एक जमहूरी निज़ाम के साथ इस मुल्क की सियासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन नाजरीन, क्या आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1944 में यूथ विंग ऑफ आर्या समाज ज्वाइन किया था। सबसे पहले उन्होंने सियासत यहाँ से शुरू की थी, जहाँ पे उन्हें जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया था। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1939 में आरएसएस ज्वाइन किया था और 1947 तक वो आरएसएस के एक अहम रुकन रहे। नाजरीन, एक अच्छा रहनुमा, एक अच्छा सियासतदान
तभी एक अच्छा रहनुमा भी साबित हो सकता है जब वो सियासत के अलावा भी और मैदानों में अपनी अलग कारकर्दगी दिखाता है। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक सियासतदां ही नहीं बल्कि एक अजीम और एक अच्छे सहाफ़ी भी थे। सहाफ़त की दुनिया में उनका एक अलग अहम मुकाम है। सहाफ़त की दुनिया में भी उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की इन्हीं खूबी को देखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उन्हें अपने अखबार में मुदीर की जिम्मेदारी दी। इसके अलावा महाना मैगजीन, राष्ट्रधम, हफ्तेवारी, पंचजन, स्वदेश और वीर अर्जुन में भी अपनी खिदमात दी। बतौर सहाफ़ी उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जी दानिश, 1942 में उन्होंने सियासत के मैदान में बाज़ाब्ता कदम रखा और भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें 23 दिन की कैद भी हुई। मैं आपकी वाक़फ़ियत इस बात से भी कराता चलूं कि 1948 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ ज्वाइन किया था। भारतीय जनसंघ ज्वाइन करने के बाद उन्हें नेशनल सेक्रेटरी का ओहदा मिला था। लेकिन नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी की इस सियासी सूरत हाल में जो उनकी खूबी थी, जो उनकी सियासत का अंदाज था, उसको देखते हुए उन्हें नॉर्थ इंडिया का इंचार्ज भी बनाया गया था। सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि उनको सत सत नमन हमारा पहुँचे और उनकी दिवंगत आत्मा को सबसे ज़्यादा सुख और शांति मिले, क्यों कि वाजपेयी जी पूरे जीवन भर हमारे देश के लिए संघर्ष करते रहे। उनकी जैसा मेहनती, ईमानदार और डिटरमिन्ड इरादे वाला व्यक्ति और नेता, राजनेता शायद ही कभी पैदा हुआ हो या आगे होगा। उनका जो अटल विश्वास अपने देश में था, इस देश को विश्व का शिखर देखना चाहते थे और उनकी इसी भावना को लेकर हम चाहेंगे हमारे युवक जिएं और आगे उनकी इस विचारधारा को प्रचलित करें और सचमुच उसको साकार करें। हमारी यही प्रार्थना है। अटल बिहारी वाजपेयी की खिदमात पर बीजेपी के कारिंदों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस देश के महानायक, सबसे लोकप्रिय नेता और देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी हमारे जो नायक थे वो आज नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा जो दिखाया हुआ रास्ता है, जो उनके आदर्श हैं, वो इस देश को आगे बढ़ाने में हमेशा सहायता करेंगे। याद बहुत आते हैं कि मैं उनसे 2 बार मुलाकात हुई है मेरी, जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे और जब उन्होंने शासन 6 साल तक चलाया था, तो मैं उनके घर मिलने गया था उनको शुभकामनाएं देने के लिए। और उसके बाद जो उनका व्यवहार देखा, मृदुल व्यवहार, बहुत मृदुल और बड़े शांति प्रिय थे और सबका मान सम्मान करते थे। और इतनी बड़े व्यक्ति होते हुए भी कभी लगता नहीं था कि ये हमारे बीच के इंसान हैं या एक प्रधानमंत्री देश के हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मेरे उनके कोई सेक्रेटरी थे, सुशील कुमार जी या सुशील जैन जी थे। जब मैं उनसे मिलने गया तो विधायक लोग आए हुए थे यूपी से, जो जीते विधायक थे, वो भी उनको देने गए थे शुभकामनाएं। तो इस बात थोड़ा सुशील जी से मेरी कुछ बात हुई तो वो कहते नहीं नहीं, सिर्फ विधायक जी मिलेंगे, आप नहीं मिलेंगे। मैं कार्यकर्ता होते हुए ईमानदारी से अपनी लाइन से आया हूँ, तो मुझे मिलने का हक है। तो इतने में अटल बिहारी जी बाहर आ रहे थे, उन्होंने देख लिया मुझे बोलते हुए, उनसे बहस करते हुए। तो उसी टाइम कोई मारुति एक जो कार है, जो उसके प्रोडक्शन है कंपनी की, वो एक बड़ा सा बुकलेट ले गया फूलों का। तो गए आराम से, उन्होंने एक फूल निकाला और मुझे अर्पित किया उन्होंने कि भाई इन्हें मत बोलो, ये हमारे बहुत युवा कार्यकर्ता हैं। ये बहुत दुख की घड़ी है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि अटल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि देश के आम नागरिकों को भी बहुत कुछ दिया है। सर, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपसे। 1997 की बात है, आज से 20 साल पुरानी बात है। मैं तब अपने छात्र जीवन में था, तो सौभाग्य से मुझे एक मौका मिला अटल जी से मिलने का, जो कि भाजपा का
पुराना कार्यालय था अशोका रोड स्थित। तो मैंने अटल जी को उस समय बोला कि अटल जी मैं छोटा सा कार्य करता हूँ और छात्र हूँ इसका। तो अटल जी ने जाते जाते मेरी पीठ पे हाथ थपथपा के बोला कि छात्र कभी छोटा नहीं होता। दानिश, क्या ये आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को गुफ्तगू में कमाल हासिल था? बिल्कुल सही कहा समरीन आपने। शायद यही वजह होगी कि लोग उनके बोलने का इंतज़ार किया करते थे, और शायद इन्हीं मौके के लिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा था कि खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। वाह दानिश, आपने तो इस शेर में उनकी पूरी शख्सियत को ही दिखा दिया। वैसे आपको बताती चलूं कि 1957 में उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ बलरामपुर में लोकसभा मेंबर की शक्ल में किया, और उस वक्त लोगों ने जी समरीन, आपने बिल्कुल सही कहा। उस वक्त बलरामपुर के लोगों ने अपने सियासी रहनुमा के लिए जिस मोहब्बत का इजहार किया था, उस मोहब्बत में एक दुआ भी शामिल थी। और वो दुआएं, वो मोहब्बत यूं थी कि रश के जन्नत बने आपका बांकेपन, रश के जन्नत बने आपका बांकेपन, और सलामत ये दौरे जवानी रहे, है दुआ मेरी खुश रहो इस तरह, जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे, जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे। वो एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए ज़रूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी जगह मकबूल थे। हर सियासी रहनुमा, सियासी पार्टी के साथ जो उनका रिश्ता था वो बहुत ही यूँ कहा जाए कि और लोगों से अलग था। वज़ीर-ए-आज़म की शक्ल में भी जो उन्होंने मुल्क की खिदमत की, कई ऐसे प्रोग्राम दिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना जिसको हम कह सकते हैं, तो वो गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना, वो अपने आप में बहुत ही अच्छी योजना थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक सियासतदान और सहाफ़ी ही नहीं बल्कि बेहद उम्दा शायर की शक्ल में भी अपनी इन्फरादियत मनवा चुके थे। दानिश, आप भी देख लीजिए। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगा आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। समरीन, इस नज़्म के बाद हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद जनसंघ की पूरी जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी के कंधों पर आ गई थी। मैं आपको ये बताता चलूं कि 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी जब जनसंघ के कौमी सदर बने तो उनके इस सफ़र में बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया। साथ देने वालों में अहम नाम लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख का है, लेकिन इन दो नामों के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने उनके इस सफ़र में उनके साथ कदम से कदम मिलाया। उनकी बात में मुझे बड़ा दम लगता था कि उन्होंने जो बात मुसलमानों के बारे में करते थे हिंदुस्तान के, उसमें मुझे ऐसा लगता था कि इनके दिल के अंदर भी एक दर्द है
उनको ये महसूस होता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं, पिछड़े हुए हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन इनको भी कोई आगे लाने वाला हो। उनको थोड़ी सी लीडरशिप में ये रहता था कि इनको सही लीडरशिप नहीं मिली, सही गाइडेंस नहीं मिली। वो ये कहते थे कि आप लोगों को थोड़ा सा इनकी सोचना चाहिए, लेकिन अब मजबूरियाँ बहुत सारी होती हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ थी। उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे कई तरह के ऑफ़र भी दिए कि आप ये बन जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ, लेकिन मैंने बड़ी इज़्ज़त के साथ उनको मना कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि माहौल ही ऐसा बन जाता है बीजेपी की जब गवर्नमेंट होती है तो। लेकिन उन्होंने हर सियासी पार्टी की इज़्ज़त की। अभी कुछ दिन पहले नेहरू जी के बारे में लिखा, तो गुजरते थे कॉरिडोर से पार्लियामेंट के, तो कोई मैंने मैसेज देखा तो उनको नेहरू जी का फ़ोटो नज़र आता था। उस कॉरिडोर से एक बार वो गुजरे तो वो फ़ोटो नज़र नहीं आया, तो उन्होंने पूछा कहाँ गया, तो लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो फ़ोटो दोबारा लगाया उस पार्लियामेंट्री कॉरिडोर के अंदर। नाजरीन, 1975 और 77 के दरमियान जब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुई, उस वक्त भी अटल साहब को गिरफ्तार किया गया। जी समरीन, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और मैं अपने नाजरीन को भी ये बताता चलूँ कि 1977 के जनरल इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी जीत गए और जीतने के बाद उन्हें वज़ीर बराए उमूर खारजा का ओहदा मिला। वज़ीर उमूर खारजा बनने के बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल मीटिंग में तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पे नाजरीन से, वहाँ के अवाम से अपना खिताब हिंदी ज़बान में करते हैं। जी, मैं आपको बताती चलूं कि इस तकरीर के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 1989 में जब जनसंघ खत्म हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी और अपने बहुत सारे साथियों के साथ मिलकर 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी और वो इस पार्टी के कौमी सदर भी मुंतखब हुए। नाजरीन, इसके बाद 1984 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने 2 सीट पर जीत हासिल की। 1980 में जब मैं जीत कर आया था पहली बार लोकसभा में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लोकसभा में थे और हम लोग उनसे बहुत मुतासिर रहा करते थे। उनकी तकरीर और उनकी जो बातें होती थी लोकसभा में, उससे बहुत कुछ हम लोग सीखते थे। और उनका जो एक अंदाज़ था, उनकी जो बातचीत का अंदाज़ या तकरीर का अंदाज़, वो अपने आप में बिल्कुल जुदा था। ऐसा यूँ कहा जाए कि ही वॉज मास ऑरेटर। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत इतनी अजीम थी कि 2 सीटों के बावजूद उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। जी समरीन, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि जीत का ये सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि 1995 के रियासती इंतखाबात में बीजेपी महाराष्ट्र और गुजरात में भी जीत गई, जिसके बाद पूरे मुल्क में बीजेपी की अपनी एक अलग पहचान बन गई। नाजरीन, 1995 में बीजेपी के सदर बने LK आडवाणी ने ये ऐलान किया कि 1996 के इलेक्शन में मुल्क के वजीर आज़म के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। LK आडवाणी ने जब 1995 में ये ऐलान किया कि 1996 के इलेक्शन में अगर बीजेपी जीतती है तो मुल्क का वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया जाएगा। LK आडवाणी के इस ऐलान से आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे मुल्क में 1996 में बीजेपी ने जीत हासिल की और मुल्क का वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। राजनीतिक रूप में वो ऐसे एक समावेशी व्यक्ति थे, ऐसे संवेदनशील व्यक्ति थे कि हम लोगों को सिखाते भी थे, हमारी बात मानते भी थे। मैं व्यक्तिगत साक्षी हूँ उन क्षणों का जब हम सरकार की और प्रशासनिक व्यवस्था की बहुत कटु आलोचना बैठकर किया करते थे। प्रायः ऐसा देखा गया है कि नेता जब इस प्रकार की आलोचना व्यवस्था की सुनते हैं तो उससे चिढ़ जाते हैं, उसको अपनी आलोचना मानते हैं। अटल जी के मन में हमारा उसके बाद मूल्य बढ़ जाता था। हमारी बातों को वो बहुत गौर से सुनते थे और समझने के बाद निर्णय लिया करते थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में चाहे पोखरण का अणु का प्रयोग हो, और मेरे ऊपर तो उनको इतना विश्वास हो गया था, हालांकि मैं जनता दल से आया था इस दल में, परंतु मुझे कई काम तो ऐसे सौंपे जैसे तुर्कमेनिस्तान में जाकर, और सद्दाम हुसैन जो इराक़ के राष्ट्रपति थे, ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम जो चालू हुआ जिसमें बाद में वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट और वो सब आपने देखा है कि शंकाएं आई, आरोप प्रत्यारोप हुए, उसका उत्तरदायित्व उन्होंने मुझे दिया जबकि मैं विदेश मंत्री नहीं था, और उसको हम चालू करके आए। और उस समय के काल में
कोई भी एक उंगली उठाने की कहीं गुंजाइश नहीं है। ये उनकी समझ, उनकी संवेदनशीलता, उनकी उदारता, उनकी महानता और उनकी योग्यता के प्रमाण हैं। मैं अपनी ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मन में आता है तो दुख होता है कि ऐसे व्यक्ति को खोकर उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। दानिश, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ये हुकूमत सिर्फ 13 महीने चली। लेकिन समरीन, मैं अपने नाजरीन को और आपको भी ये बताता चलूं कि किस्मत कभी भी पलट सकती है। और यही खेल, यही चीज़ बीजेपी के साथ भी हुआ कि 1999 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी जब इलेक्शन लड़ती है तो 303 सीट के साथ अपनी जीत हासिल करती है। और जब वो 303 सीट पर जीतती है तो जीतने के बाद दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी को मुल्क का वजीर आज़म बनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 तक अपनी इस मुद्दत को पूरा किया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब 3 बार इस मुल्क के वजीर आज़म के ओहदे पर सरफराज रहे। नाजरीन, अटल बिहारी वाजपेयी ने ज़िंदगी के नशेबो फराज को सर करते हुए मुल्क और आवाम के लिए जो खिदमत की है उसे रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को 17 अगस्त 2018 शाम 4 बजे स्मृति स्थल पर उनकी आखिरी रसूमात दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा रोशन सितारा जिसने 93 साल की उम्र तक अपनी ज़ात से इस मुल्क को रोशन किया, वो सितारा आखिरकार गुरूब हो गया। लेकिन वो रोशन सितारा अपने पीछे उम्मीद और रोशनी की एक ऐसी किरण छोड़ गया जिससे आने वाली नस्लें फैज़याब होती रहेंगी। नाजरीन, आखिर में हम अटल बिहारी वाजपेयी की ज़ात को खिराज अकीदत पेश करते हैं। आँखों में बस के दिल में समाकर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जगाकर चले गए, आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, एक आँख सी वो और लगाकर चले गए, एक आँख सी वो और लगाकर चले गए। इसी के साथ नाजरीन, मुझे और दानिश को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप हमें अपनी राय लिखना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। तो नाजरीन, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।